स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम पढ़ेंगे ये मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग की कुछ जनरल पॉइंट्स। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग पढ़ने से पहले हमें इसके जनरल पॉइंट्स के बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है कि ये मैकेनिज्म होती क्या है। ये जो ब्रीथिंग है, ब्रीथिंग की मैकेनिज्म में क्या क्या होता है। तो इसके 2 स्टेप हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, संवातन की क्रियाविधि। तो संवातन की क्रियाविधि है, इसके 2 पॉइंट ये है कि मेन पॉइंट है कि 2 स्टेप में पूरी होती है। दिस मैकेनिज्म इज कंप्लीट इनटू 2 स्टेप। ये है 2 चरणों में पूर्ण होती है। ये है 2 चरणों में पूर्ण होने वाली क्रिया है। पूर्ण होने वाली क्रिया है। इसकी जो फर्स्ट स्टेप होता है निश्वसन, इंस्पायरेशन कहते हैं इसके फर्स्ट स्टेप को। और इंस्पायरेशन का मतलब होता है गैस का अंदर लेना। इंस्पायरेशन हिंदी में कहते हैं इसको निश्वसन। एटमॉस्फेरिक एयर जो है, एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन लंग्स। एटमॉस्फेयर वायुमंडलीय हवा का लंग्स में चले जाना इंस्पायरेशन कहलाता है। इससे पहले जब ये टॉपिक स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि संवातन क्या होता है। गैस का लेना और छोड़ना, ऑक्सीजन का ग्रहण करना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलना ही संवातन कहलाता है। उसका पहला पॉइंट है निश्वसन, इंस्पायरेशन। तो एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन लंग्स। तो वायुमंडलीय गैस का फेफड़ों में प्रवेश क्या कहलाता है? इंस्पायरेशन। सेकंड स्टेप है इसका एक्सपायरेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं उच्छ्वसन। उच्छ्वसन या वही श्वसन भी कहते हैं इसको, एक्सपायरेशन को। तो एक्सपायरेशन, एयर रिलीज्ड आउट ऑफ लंग्स, एयर आउट ऑफ लंग्स थ्रू द बॉडी। एयर रिलीज्ड आउट ऑफ लंग्स थ्रू द बॉडी। बॉडी से होते हुए लंग्स की जो एयर है कहाँ, एटमॉस्फेयर में बाहर रिलीज हो जाती है। इसे हम क्या कहते हैं? एक्सपायरेशन या उच्छ्वसन। फेफड़ों की वायु का बाहर निकलना, शरीर से बाहर निकलना क्या कहलाता है? एक्सपायरेशन कहलाता है। दिस एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन लंग्स एंड एटमॉस्फेयर डिपेंड ऑन प्रेशर ग्रेडियंट। तो ये जो एक्सचेंज है, गैसों का जो एक्सचेंज है एटमॉस्फेयर और लंग्स के बीच आदान प्रदान आना जाना है, ये जो एक्सचेंज होता है ये किस पर डिपेंड करता है? प्रेशर ग्रेडियंट पर, दाब प्रवणता पर निर्भर करता है। तो ये जो गैसों का विनिमय है, गैसों का विनिमय, गैसों का आना जाना, विनिमय किस पे निर्भर करता है? दाब प्रवणता पर। दाब प्रवणता पर निर्भर करता है। दाब प्रवणता पर निर्भर करता है। गैस जो होती है इनका ट्रेवल फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। गैस जो ट्रेवल करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर ट्रेवल करती है। अपनी उच्च सांद्रता से या उच्च दाब से किधर जाती है? निम्न दाब की तरफ गैस जाती हैं। ये हम जब पढ़ते हैं, विसरण पढ़ते हैं, डिफ्यूजन वगैरह, तो उसमें भी हम पढ़ते हैं इसको। ये गैसेस ट्रेवल फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो गैस अपनी अधिक दाब से
से कम दाब की ओर, कम दाब की तरफ गमन करती है, गमन करती है। जब अधिक दाब हो जाता है तो ये कम दाब की ओर चली जाती है, चाहे वो लंग्स में अधिक दाब हो तो बाहर एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, एटमॉस्फेयर में अधिक प्रेशर होगा तो लंग्स में आ जाती है। अब जो लंग्स होते हैं वो अपने आप ना तो कॉन्ट्रैक्ट कर पाते हैं ना ही एक्सपेंड हो पाते हैं। तो लंग्स कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड बाय देयर ओन, अपने आप नहीं पढ़ पाती। क्यों नहीं कर पाती, क्यों फैल नहीं पाते, क्यों सिकुड़ नहीं पाते? क्योंकि जो लंग्स होते हैं उनमें मसल्स नहीं होती हैं, खुद की पेशियां नहीं होती हैं लंग्स के पास, इसलिए लंग्स कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड बाय देयर ओन। फॉर दिस द डिपेंड ऑन, इसके लिए वो डिपेंड होते हैं थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम पर। फॉर दिस दे डिपेंड ऑन वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी। जो थोरेसिक कैविटी है, वक्षी गुहा है, उसके आयतन पर ये निर्भर करते हैं। तो लंग्स कैन नॉट, फेफड़े स्वयं फेफड़ों में स्वयं फैलने व सिकुड़ने की क्षमता नहीं होती, सिकुड़ने की क्षमता नहीं होती। इसके लिए वह वक्षीय गुहा के आयतन पर, वक्षीय गुहा के आयतन पर निर्भर करते हैं, निर्भर करते हैं या रहते हैं, डिपेंड रहते हैं, क्योंकि इनमें खुद की मसल्स नहीं होती है। जब थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ लंग्स आल्सो डिक्रीज, तो लंग्स का वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीज, जब थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ लंग्स आल्सो इंक्रीज, तो लंग्स का वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा। इसके लिए थोरेसिक जो कैविटी है उसका जो वॉल्यूम है कब इंक्रीज होता है, कब डिक्रीज होता है, इसके लिए थोरेसिक कैविटी को देखना पड़ता है। थोरेसिक कैविटी है क्या? थोरेसिक जो कैविटी है इसे पीछे से बैकबोन होती है हमारे। कैविटी का मतलब एक पिंजर लाइक, एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें बैक साइड से बैकबोन आती है, कशेरुकदंड आती है, आगे की तरफ स्टर्नम होता है। ये वर्टिबल है, वर्टिबल कॉलम है, ये स्टर्नम है। इनके बीच में मसल्स होती हैं, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जब इसके मैकेनिज्म पढ़ेंगे, इसके स्ट्रक्चर को, उस टाइम हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे। अभी मैं इसकी मसल्स बता देती हूँ, जो कि 2 टाइप होती हैं मसल्स। ये जो रिब्स होती हैं, ये रिब्स हैं, पसलियाँ, इन पसलियों के बीच में, इन पसलियों के बीच में मसल्स होती हैं। इन पसलियों के बीच में क्या होती है? मसल्स होती है। ये मसल्स होती हैं 2 टाइप। तो ये जो मसल्स होती हैं, ये मसल्स होती है रिब्स, पसलियों के बीच में, पसलियों के बीच में या मध्य में, पसलियां रिब्स के बीच में ये मसल्स होती हैं। ये 11 पेयर ऑफ मसल्स प्रेजेंट होती है। कितनी होती है? 11 पेयर, 11 जोड़ी। 11 जोड़ी क्या होती है? मांसपेशियां। 11 जोड़ी हम कहेंगे पेशियां, बोल देते हैं पेशियां होती है। ये कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, 2 टाइप होती हैं। 2 टाइप होती हैं मसल्स। इसमें 11 तो होती है, जिनका नाम क्या है इन मसल्स का? इनको बोलते हैं इंटरकॉस्टल
मसल्स, इंटरकॉस्टल मसल्स, हिंदी में कहते हैं इनको अंतरापरशुक पेशियां। अंतरापरशुक पेशियां, ये जो अंतरापरशुक पेशियां इंटरकॉस्टल मसल्स हैं, ये 11 पेयर होती है। 2 टाइप होती हैं, इनमें 11 तो होती है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, जिसे हिंदी में कहते हैं बाह्य अंतरापरशुक पेशियां। बाह्य अंतरापरशुक पेशियां। और 11 जो होती हैं वो होती हैं इंटरकॉस्टल मसल्स। 11 तो हैं एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, 11 हैं इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। हिंदी में कहते हैं इनको आंतरिक अंतःपरशुक पेशियां। अंतःपरशुक पेशियां। ये जो पेशियां होती हैं ये लंग्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, मतलब संकुचित करने के लिए और फैलाने के लिए काम करती हैं। ये जो मसल्स हैं इन्हीं से, और ये डायफ्राम, यहाँ ये डायफ्राम है, ये स्टर्नम है, इन्हीं के थ्रू क्या होता है, इन मसल्स के थ्रू जो फेफड़ा होता है फैलता है और सिकुड़ता है इन्हीं के थ्रू, क्योंकि लंग्स में खुद में फैलने और सिकुड़ने की क्षमता नहीं होती, क्योंकि उन्हें मसल्स अब्सेंट होती हैं। तो ये तो कुछ मेन पॉइंट्स थे मैकेनिज्म ब्रीथिंग के। अगले वीडियो में हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।